जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग। जी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डॉपलर इफेक्ट, और डॉपलर इफेक्ट में पढ़ा था डॉपलर शिफ्ट, रेड शिफ्ट, और हमने पढ़ा था ब्लू शिफ्ट। क्या था डॉपलर इफेक्ट? जब कोई वेव प्रोड्यूसिंग सोर्स आपके करीब आ रहा है, जब करीब आता है तो उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? कंप्रेस हो जाती है, छोटी वेवलेंथ अपीयर होती, होनी होती है, हमें अपीयर होती है। ऑब्जर्व वेवलेंथ कम हो जाती है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है करीब आने पे, और दूर जाने पे क्या होता है? दूर जाने पे सॉरी क्या ओके और जब कोई वेव आपसे दूर जा रही होती है, जब कोई वेव प्रोड्यूसिंग सोर्स हमसे दूर जा रहा होता है, तो उसकी वेवलेंथ लॉन्गर हो जाती है। उसकी वेवलेंथ क्या हो जाती है बेटा? लॉन्गर हो जाती है। उसकी वेवलेंथ लॉन्गर हो जाती है, फ्रीक्वेंसी शॉर्टर हो जाती है। इसको बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट। अच्छा, लाइट के केस में लॉन्गर वेवलेंथ रेड की होती है, शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू या वॉयलेट की होती है। जब लाइट प्रोड्यूसिंग सोर्स आपके करीब आएगा तो उसकी वेवलेंथ शॉर्टर मतलब ब्लू शिफ्ट देगी, और दूर जाएगा तो उसकी वेवलेंथ लॉन्गर मतलब रेड शिफ्ट देगी आपको। शिफ्ट का मतलब मैंने आपको समझाया था। अच्छा बेटा, अब हमने ये पढ़ा था, लाइट के केस की बात करते हैं कि जितना ज्यादा तेज मूव करेगा ना सोर्स, उतना ज्यादा रेड या ब्लू शिफ्ट होगा। जितना सोर्स तेज मूव करेगा उतना ज्यादा रेड या ब्लू शिफ्ट होगा। मैंने आपको लास्ट टाइम ये समझाया था। इसको मुझे इरेज करना है। ओके, देखो बेटा, प्लीज पे अटेंशन। ये जो दरमियान वाला स्पेक्ट्रम है ना, ये स्पेक्ट्रम है, ये दरमियान वाला स्पेक्ट्रम सन का है। सन से जो लाइट आ रही है, ये किसी गैलेक्सी का है अदर देन सन, किसी और गैलेक्सी का, अदर गैलेक्सी का स्पेक्ट्रम है। कहां पे जा रहा है? इस जगह पे जो लाइन बननी चाहिए थी वो यहां बन रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये थी 400 नैनोमीटर पे बननी चाहिए थी, और ये कहां बन रही है? 450 नैनोमीटर पे। आप 50 नैनोमीटर आगे चले गए हैं, 50 नैनोमीटर आगे चले गए। ये वेवलेंथ बननी चाहिए थी 600 के ऊपर, 600 नैनोमीटर होनी चाहिए थी। ये कहां बन गई है? 650 नैनोमीटर बन गई है। आपकी रेड की तरफ मूव कर गई है। तमाम जो लाइनें है ना, जो डार्क लाइनें हैं, पूरा स्पेक्ट्रम उधर को शिफ्ट कर गया है। रेड शिफ्ट क्या बताता है? कि लाइट प्रोड्यूसिंग सोर्स हमसे दूर जा रहा है। रेड शिफ्ट, पूरा स्पेक्ट्रम रेड की तरफ चला गया, उसकी वेवलेंथ लॉन्गर हो गई है। कैलकुलेट करें तो भी लॉन्गर आंसर आ रहा है। अच्छा, अब मुझे इसकी स्पीड निकालनी है, तो ये तो मुझे पता चल गया ये मुझसे रिसीड कर रही है, ये मुझसे अवे जा रही है। मुझे इसकी स्पीड निकालनी है, ये अवे जा रही है। आई वांट टू कैलकुलेट इसकी स्पीड। तो इसकी स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा, डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा एफ ओवर एफ इज इक्वल टू स्पीड ऑफ गैलेक्सी ओवर स्पीड ऑफ लाइट। अब हमें वेवलेंथ गिवन है तो हम ये यूज करेंगे, ये वाला और ये वाला। अच्छा, अब ये फॉर्मूला होता है डॉपलर इफेक्ट वाला, इसको याद कर ले। फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ किसके इक्वल होती है? इसके इक्वल होती है। अच्छा, डेल्टा लैम्डा कैसे आएगा? चेंज इन वेवलेंथ। चेंज इन वेवलेंथ कितनी है? आप चाहे इसको यूज कर लो, चाहे इसको यूज कर लो। मैं इसको यूज कर रहा हूं, इसको 400 और 450 मैं इसको यूज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, चेंज कितना है? 400 होनी चाहिए थी, कहां पे मिल रही है? 450 पे। व्हाट इज डेल्टा लैम्डा? 50 नैनोमीटर। डेल्टा चेंज 400 450 बन गया, 50 का चेंज आ रहा है। अच्छा, इनिशियल एक्चुअल लैम्डा कितना है? जो सन वाला है ना, जो हमारी गैलेक्सी वाला है, वो एक्चुअल लैम्डा है। वो कितना है? वो 400 है। एक्चुअल 400 है। अच्छा, और क्या पता है आपको? और हमें पता है स्पीड ऑफ गैलेक्सी आपने निकालनी है। स्पीड ऑफ लाइट पता है आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ये फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दें। कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर सी। तो यहां पे लिख देंगे 50 ओवर 400। आप कहेंगे सर यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऊपर भी नैनोमीटर है, नीचे भी नैनोमीटर है, कैंसिल हो जाएगा। मतलब ये भी नैनोमीटर है बेटा। क्या हुआ इसको? मोबाइल अच्छा बेटा, प्रॉब्लम कर रहे हैं। डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा वी बाई सी है ना। डेल्टा लैम्डा कितना था? 50 नैनोमीटर, और लैम्डा कितना है? 400 नैनोमीटर। वी अपने निकालना है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? 3 × 10⁸। तो नैनोमीटर नैनोमीटर से कट जाएगा। सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू आ जाएगी।
तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए किसी भी गैलेक्सी की स्पीड निकाल सकते हैं, मूविंग सोर्स की आप स्पीड निकाल सकते हैं फॉर्मूला यूज करते हुए। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद आगे की कहानी क्या है? इसके बाद देखा हमने कि जो डिफरेंट गैलेक्सी से लाइट आ रही है ना, वो हमें क्या दे रही है? वो हमें रेड शिफ्ट दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो गैलेक्सी आपसे दूर जा रही है। रेड शिफ्ट मीन लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ कब होती है? जब सोर्स दूर जा रहा होता है। लॉन्गर वेवलेंथ कब होती है? जब सोर्स दूर जा रहा होता है। तो हेडिंग लिखिए एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, आज का टॉपिक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स क्या है जी? आफ्टर डिस्कवरी ऑफ डॉपलर रेड शिफ्ट, astronomers began to realize that almost all the galaxies in the universe are receding means they are moving away, क्योंकि वो रेड शिफ्ट दे रही है आपको, they are moving away, वो आपको रेड शिफ्ट दे रही है। अच्छा भाई, this lead to the idea that space between the earth and galaxy must be expanding। भाई इसका मतलब है कि हमारी जो गैलेक्सीज है वो दूर जा रही है, उनके दौरान स्पेस एक्सपेंड होती जा रही है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, आप इस एक्सपेंशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अज्यूम कर सकते हो एक बैलून है जिसके ऊपर डॉट्स हैं, हर डॉट एक गैलेक्सी है। जब बैलून में हवा भरते जाओगे तो क्या होता जाएगा? डॉट्स के दरमियान गैप बढ़ता जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही कि हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड हो रही है और गैलेक्सीज दूर होती जा रही हैं, हमारी गैलेक्सी दूर होती जा रही है। This expansion stretches out the light wave as they travel through the space, shifting them toward the red end of the spectrum। क्योंकि यूनिवर्स दूर जाएंगी, दूर जाने से क्या होगा? वेवलेंथ भी स्ट्रेच हो जाएगी, स्ट्रेच मीन लॉन्गर हो जाएगी, लॉन्गर मीन रेड हो जाएगी, रेड शिफ्ट दे रही हूं आपको। So more red shifted light from a galaxy is faster the galaxy is moving। जितना रेड शिफ्ट ज्यादा होगा उतनी इसकी स्पीड ज्यादा होगी, जितना रेड शिफ्ट ज्यादा होगा उतनी इसकी स्पीड ज्यादा होगी। The expansion of universe can be compared to the dots on the inflating balloon, to the dots of the inflating balloon। As the balloon is inflated, the dots move away from each other। In the same way, the rubber stretches when the balloon is inflated, the space itself is stretching out between the galaxy। Just like the dots, the galaxies are moving away from each other, however, they themselves do not move। खुद से मूव नहीं कर रही, उनके पास स्पेस बढ़ती जा रही है। ठीक है जी। अच्छा, अब एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्यों, कैसे पता चला? रेड शिफ्ट से पता चला। गैलेक्सी से लाइट आ रही है, स्पेक्ट्रम बनाया, रेड की तरफ दफा दूर हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? वो हमसे दूर जा रही है। अच्छा, भी एक साइंटिस्ट था हबल, एडविन हबल, उसने बहुत काम किया गैलेक्सीज की लाइट का, गैलेक्सीज का डिस्टेंस निकाला। एक मेथड होता है, वो आप A2 में पढ़ोगे। गैलेक्सीज का डिस्टेंस निकाला और उनकी स्पीड निकाली, बहुत सारी गैलेक्सीज का डाटा इकट्ठा किया। तो उसने देखा कि जितनी गैलेक्सीज का डिस्टेंस ज्यादा है उसकी स्पीड ज्यादा है। उसने ग्राफ बनाया डिफरेंट गैलेक्सीज का। उसने क्या किया? हबल लॉ बढ़ने लगे हैं। उसने डिफरेंट गैलेक्सीज की स्पीड का और डिस्टेंस का ग्राफ बनाया। कुछ इस तरह पॉइंट्स आ गए, बेस्ट फिट बनाया तो स्ट्रेट लाइन बन गई। इसका मतलब है स्पीड और डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये हबल्स लॉ है। क्या है स्टेटमेंट? द रिसीडिंग स्पीड ऑफ गैलेक्सी is directly proportional to the distance। जितना गैलेक्सी दूर है उतनी उसकी स्पीड ज्यादा है। दूर होती जा रही है तो स्पीड बढ़ती जा रही है, मतलब दूर जा रही है स्पीड ज्यादा है, और दूर हो गई स्पीड और बढ़ गई। जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है स्पीड भी बढ़ती जा रही है। तो हमारी यूनिवर्स यूनिफॉर्म रेट पे एक्सपेंड नहीं हो रही, इंक्रीजिंग रेट पे एक्सपेंड हो रही है। दूर होती जा रही है, स्पीड बढ़ गई, और दूर है और स्पीड बढ़ गई, और दूर है और स्पीड बढ़ गई, और इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती जा रही है हमारी यूनिवर्स। तो हमारी यूनिवर्स इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ती जा रही है बेटा। तो ये हबल्स लॉ है। V is directly proportional to D, V is equal to H naught D, where H naught is Hubble's constant, H naught is Hubble's constant। और इसका ग्राफ कैसे बनेगा? डिफरेंट गैलेक्सीज का डाटा लिया तो ग्राफ ऐसा बन गया, ये ग्राफ ऐसा बन गया। ठीक है, इसे कॉपी कर लें। ओके, हबल्स लॉ। अच्छा भाई, हबल्स लॉ को ज़हन में लाएं तो फिर हमें पता चलता है कि बिग बैंग थ्योरी करेक्ट है। भाई देखो, यूनिवर्स दूर जा रही है ना, अब जरा पास पे आओ। अभी तो दूर हो गई है, पहले क्या थी? करीब थी, और पहले और करीब थी, और पहले और करीब थी, और पहले और करीब थी, और शुरू में जुड़ी हुई थी। एक सिंगल पॉइंट था, सिंगुलैरिटी, एक छोटा सा पॉइंट था। सारे का सारा डेंसर मैटर, सारी का सारी एनर्जी यहाँ पे एक छोटे से पॉइंट पे, एक सिंगल पॉइंट पे, इसको बोलते सिंगुलैरिटी थी। तो क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ, बिग बैंग हुआ, और वो क्या होगी? मुख्तलिफ यूनिवर्स बन गई, मुख्तलिफ क्या बन गई? गैलेक्सीज बन गई, जो दूर होती जा रही है। इज इट क्लियर टू यू? तो बिग बैंग क्या है?
if the galaxies were moving away from each other, then they must have started from a same point or some time in past. वो एक ही पॉइंट, अभी तो दूर होती जा रही है ना, पीछे वो तो करीब थी और करीब थी और करीब थी, एक ही पॉइंट से निकली है। तो ये रीइंफोर्स कर रहा है, ये जो हबल्स लॉ है और जो रेड शिफ्ट है, ये रीइंफोर्स कर रहा है कि बिग बैंग इज करेक्ट. It is true that universe is likely to begin in an extremely hot, dense, singular point, which subsequently began to expand very quickly. कि एक पॉइंट से शुरू हुए और जो फैलते गए. किसने बताया? रेड शिफ्ट ने. गैलेक्सी दूर जा रही है, दूर जा रही है तो कभी करीब भी तो होंगी ना, कभी एक पॉइंट पर होंगी. उसने ये प्रूव किया. अच्छा, आगे कहता है दिस आइडिया इज नोन एज बिग बैंग. रेड शिफ्ट ऑफ गैलेक्सी एंड एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स आर नाउ सम ऑफ द most prominent pieces of evidence that suggest this theory is true. पहले तो ये प्रिडिक्शन थी ना कि भाई एक छोटे से पॉइंट था जिससे वो एक्सप्लोड हुआ और मुख्तलिफ दुनियाएं बन गई, कायनात बन गई, गैलेक्सीज बन गई. लेकिन जब रेड शिफ्ट ने प्रूव कर दिया, ऐसी बात है, ये बात सच है. हाँ जी, ये क्लियर हो आपको? अच्छा भाई, the data from the Hubble's law can be extrapolated back to the point the universe start expanding, that is beginning of the universe. देखो कैसे हम अभी, आप समझो अभी यहां पर है गैलेक्सीज, पीछे आओ, पास्ट पे यहां पे थी, करीब, और पास पे यहां पे थी, और पास हो यहां पे थी. ये क्या था? सिंगल पॉइंट, सिंगुलैरिटी. तो यहां से चली गई थी. बिग बैंग नहीं है, एक पॉइंट था, एक्सप्लोजन हुआ, एनर्जी बन गई, गैलेक्सीज बन गई. तो बेटा दिस इज ऑल अबाउट बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी इन हबल्स लॉ. हबल थ्योरम क्या है? रिसीडिंग स्पीड ऑफ गैलेक्सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस. अच्छा, अब बिग बैंग थ्योरी को एक और चीज है, वो आपको याद करनी पड़ेगी, ज्यादा समझ में नहीं आएगी. एक और चीज कंफर्म करती है, वो क्या है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, CMBR. कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस. ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या हैं? अगर आप कभी टीवी, एंटीने वाला टीवी लगाए ना, जब कोई ट्यूनिंग ना हुई हो तो उसके ऊपर नॉइज आ रही होती है, स्नो आ रही होती है, शॉ पिक्चर पे हो रहा होता है. बेसिकली वो एक वेव कैच कर रही होती है जिसको नॉइज वेव कहते हैं. जब बाद में पता चला कि नहीं, ये नॉइज वेव जो है बेसिकली क्या है? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है. असल में इसका कॉन्सेप्ट ये है, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन क्या है कि जब बिग बैंग हुआ था तो लाइट निकली थी. उस वक्त इतना टेम्परेचर था कि मैटर प्लाज्मा स्टेट में था. प्लाज्मा पता क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव आयंस थे. और जब प्लाज्मा स्टेट थी ना, तो मैटर ओपेक था. मैटर जो था ना, यूनिवर्स ओपेक भी, उससे लाइट गुजर नहीं सकती थी. जो भी लाइट बनी वहां पे ट्रैप हो गई. जैसे फॉग नहीं होती, फॉग में लाइट ट्रैप हो जाती है, स्कैटर हो जाती है. तो मैटर पहले ट्रांसपेरेंट नहीं था. जो मीडियम है ना, मीडियम स्पेस का जो मैटर मीडियम है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं था. उस वक्त बहुत गर्मी थी, आयनाइज प्लाज्मा स्टेट थी. 3-4 लाख साल के बाद वो थोड़ी ठंडी हुई तो न्यूट्रल एटम बन गए. पहले तो आयनाइज फॉर्म में थे ना, न्यूट्रल एटम बने, तो हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो क्या बन गई? वो ट्रांसपेरेंट हो गई. अच्छा, उस वक्त जो लाइट निकली थी ना बिग बैंग में, वो इतनी रेड शिफ्ट हो गई, इतनी ज्यादा रेड शिफ्ट होगी. रेड से आगे कौन सा होता है? इंफ्रारेड से आगे कौन सा होता है? माइक्रोवेव. वो माइक्रोवेव रीजन में चली गई. वो इतनी ज्यादा रेड शिफ्ट होगी कि माइक्रोवेव रीजन में चली गई. तो उनका पाया जाना, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन का डिटेक्ट होना, ये प्रूव करता है, ये रीइंफोर्स करता है क्या? कि बिग बैंग थ्योरी वाज करेक्ट. अब ये कहानी पढ़ लें, ये आपको थोड़ा समझ में तो नहीं आएगी, मैं मानता हूं. ये मुझे भी बहुत दफा पढ़ने के बाद समझ में आई. आप तो बच्चे लोग हो, आपको क्या समझ में आएगी? चलिए मिलके पढ़ते हैं. Cosmic microwave background radiation, CMBR, is microwave radiation that fills all the space को fill करती है, हर जगह पे है, ये हर जगह पे होती है. CMB, Cosmic Microwave Background Radiation, is landmark evidence of the Big Bang theory for the origin of universe. ये origin of universe को prove करती है कि भाई universe Big Bang के थ्रू बनी है. अच्छा, this fossil radiation was released soon after the Big Bang. ये उस वक्त निकली थी जब बिग बैंग हुआ था. ये कदीम तरीन सबसे पुरानी लाइट है. सबसे पुरानी लाइट यही है. जो लाइट थी क्या होगी? रेड शिफ्ट होके क्या बनी? इंफ्रारेड से और शिफ्ट होके क्या बन गई? ये बन गई माइक्रोवेव बन गई और हर जगह पे पाई जाती है. अच्छा जी,
कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, इसका क्वेश्चन आपको एक ही आएगा कि क्या प्रूव करते हैं, आप कहेंगे ये बिग बैंग को प्रूव करता है, इतनी सी बात याद रखनी है, रट्टा लगा लेना। द कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन वाज डिस्कवर्ड बाय चांस दैट कुड नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू एनी प्रिसाइज सोर्स इन द स्काई। कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, दो साइंटिस्ट थे वो अपनी बड़ी सी टेलीस्कोप पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रेडियो वेव्स के ऊपर, तो उनको एक सिग्नल डिटेक्ट हो रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था सिग्नल कहां से आ रहे हैं, उन्होंने सब चीजें दिखा दी, कर दी, इधर शिफ्ट किया उधर शिफ्ट किया, देखा ये हर जगह पे पाई जाती है। ये जो सिग्नल है एक्सीडेंटली डिस्कवर होती है और इस डिस्कवरी पे उनको नोबेल प्राइज मिला था। अच्छा, इट अपेरेंटली केम फ्रॉम एवरीवेयर विद इन द सेम इंटेंसिटी, डे और नाइट, समर और विंटर, हर जगह पे सेम इंटेंसिटी होती है, गर्मी और सर्दी से फर्क नहीं पड़ता। They concluded that signal had come from outside the galaxy. ये outside the galaxy से आए हैं, it came almost from the origin of universe। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो सिग्नल आए हैं ये आउटसाइड द गैलेक्सी आए हैं और ये उस वक्त के हैं कि जब हमारी यूनिवर्स बनी थी, बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले के हैं। Scientists considered their discovery as a solid evidence for the Big Bang। Big Bang मॉडल का जो solid evidence है, according to Big Bang, during earliest periods the universe was filled with opaque fog। जब अर्थ बनी थी, जब यूनिवर्स बनी थी तो हमारी स्पेस के अंदर ओपेक फॉग थी, फॉग जिसमें से लाइट नहीं गुजर सकती थी, तो उसमें तो ट्रैप हो गई थी। डेंसर हॉट प्लाज्मा, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस थे ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल। लाइट कुड देयरफॉर नॉट प्रोपागेट टू द एंड यूनिवर्स वाज ओपेक। लाइट उससे प्रोपागेट नहीं कर सकती थी, गुजर नहीं सकती थी, तो हमारी यूनिवर्स ओपेक थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? It took about 300,000 years the universe to cool down, cool हो गई, and temperature at which atoms जो है ना about 3000 डिग्री सेल्सियस कूल होगी 3000 पे, पहले पता नहीं कितना ज्यादा टेम्परेचर था, तो अब इस पे जो है ना एटम रह सकते हैं। तो फिर क्या हुआ? न्यूट्रल एटम रह सकते हैं, तो प्लाज्मा स्टेट थी ना वो न्यूट्रल एटम बन गई। मैटर देन बिकम द न्यूट्रल एंड अलाउड द लाइट टू ट्रेवल फ्रीली। अब लाइट क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हो गया, अब लाइट गुजर सकती थी। The universe become transparent. Since the time when the radiation was released, the universe has expanded। जिस टाइम पे रेडिएशन रिलीज हुई थी ना उसके बाद यूनिवर्स एक्सपेंड हो गई है। पहले तो वो रेडिएशन ट्रैप हो गई थी ना, उसके बाद यूनिवर्स एक्सपेंड हो गई है। यूनिवर्स एक्सपेंड होने से रेड शिफ्ट आ गया, इतना रेड शिफ्ट आ गया है। ये लाइट कब निकली थी? जब बिग बैंग हुआ था, ट्रैप हो गई, ओपेक मीडियम के अंदर रही। अब जब ठंडा हुआ तो वो गुजर सकती है मीडियम से, अब गुजर सकती है तो हर जगह पे फैल गई, और वो क्या कितनी रेड शिफ्टेड होगी कि माइक्रोवेव रीजन में आ गई। अच्छा, आगे क्या है? द यूनिवर्स हैज एक्सपेंडेड becoming the same time cooler and cooler। the cosmic background radiation has been affected by the same process। it has been expanded and cooled down। it has been red shifted to the microwave region। ठीक है जी, मुझे पता है कक समझ में नहीं आया आई नो, मुझे समझ नहीं आया तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? इसी तरह करके दोबारा सुनो बेटा। बिग बैंग थ्योरी को कौन कंफर्म करता है? रेड शिफ्ट। गैलेक्सी से लाइट ली, वो जो लाइट है वो रेड शिफ्ट दे रही है। वो लाइट क्या दे रही है आपको? रेड शिफ्ट दे रही है। रेड शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? लॉन्गर वेवलेंथ। लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? वो हमसे दूर जा रही है। तो हमने देखा कि जितनी भी गैलेक्सीज हैं, जितने भी वो हैं, वो हमसे दूर, वो रेड शिफ्ट दे रही है तो हमसे दूर जा रही है। इज इट क्लियर टू यू? अच्छा, फिर इसको कंफर्म किया। इसको किसने कंफर्म किया? हबल ने, मैंने बताया ना, हबल ने ये बताया कि वेलोसिटी और डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ गैलेक्सी, रिसीडिंग वेलोसिटी ऑफ गैलेक्सी, रिसीडिंग स्पीड ऑफ गैलेक्सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जितना डिस्टेंस ज्यादा है उतनी रिसीडिंग स्पीड ज्यादा है। तो v इज इक्वल टू h नॉट d। व्हाट इज v? स्पीड ऑफ गैलेक्सी, d इज डिस्टेंस। जितनी स्पीड ज्यादा है उतनी, जितना डिस्टेंस ज्यादा है उतनी स्पीड ज्यादा है। तो गैलेक्सी दूर होती जा रही है, डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, उसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है, स्पीड भी बढ़ती जा रही है, तो हमारी यूनिवर्स एक्सपेंड होती जा रही है। हमारे यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ स्टार हैं एक गैलेक्सी में, 10 पावर 9, 10 पावर 10, 10 पावर 11 स्टार्स हैं एक गैलेक्सी में। और एक कितनी गैलेक्सीज हैं? 10 पावर 11 गैलेक्सीज हैं। तो आप सोचिए हमारी औकात की है। हम कहते होते हैं ना एक दूसरे को, तू मुझे जानता नहीं है मैं क्या हूं। भाई हम कुछ भी नहीं है, वी आर नथिंग। कहते हैं समुद्र के किनारे जितने रेत के पार्टिकल्स हैं ना, इतनी ज्यादा स्टार्स हैं पूरी दुनिया में, इतनी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। और बात करते हैं इतनी ज्यादा यूनिवर्स है, यूनिवर्सेस भी बहुत सारी हैं, पता नहीं कितनी बड़ी कायनात है, और ये फैलती जा रही है, कब खत्म होगी? तो बहरहाल, अच्छा, बिग बैंग ने ये बताया था कि अभी यूनिवर्स बहुत फैल गई है, तो कभी एक पॉइंट से चली होगी ना, एक पॉइंट से चली होगी सिंगुलैरिटी। बिग बैंग ने ये बता दिया। अब प्रॉब्लम ये आई कि जब बिग बैंग हुआ था ना, जो लाइट निकली थी वो ट्रैप हो गई थी।
जो लाइट निकली थी, क्योंकि उस वक्त जो मैटर था, उस वक्त जो स्पेस थी वो ओपेक थी, वहां से लाइट प्रोपागेट नहीं कर सकती थी, कोई निकली होंगी रेडिएशंस। अच्छा, जब यूनिवर्स ठंडी हुई, क्योंकि वहां पर प्लाज्मा स्टेट था, प्लाज्मा जब न्यूट्रल एटम बना, प्लाज्मा जब न्यूट्रल एटम बना, हमारी स्पेस ट्रांसपेरेंट हुई तो लाइट गुजर सकती थी, लेकिन उसके साथ क्योंकि इतनी एक्सपेंशन आ चुकी थी, इतनी ज्यादा रेड शिफ्ट हो गई है कि वो जो माइक्रोवेव रीजन में पहुंच गई है। माइक्रोवेव की लॉन्गर वेवलेंथ होती है ना, रेड पहले ब्लू लाइट होती है, फिर रेड होती है, वेवलेंथ बढ़ जाती है, रेड से फिर इंफ्रारेड होती है, वेवलेंथ और बढ़ जाती है, इंफ्रारेड से माइक्रोवेव होती है। तो माइक्रोवेव हर जगह पे पाई जाती है, समर हो विंटर हो, हर जगह पे इसकी इंटेंसिटी सेम है। तो साइंटिस्ट ने एज्यूम किया कि ये किसी और गैलेक्सी से लाइट आई है जो हमने डिटेक्ट कर रहे हैं, तो और गैलेक्सीज पे भी प्रेजेंट है। तो फिर उन्होंने ये एज्यूम किया, ये बेटा प्रोपोजिशन एजम्पशन है, क्या पता ऐसा ना हो कि ये जो है ना बिग बैंग जब हुआ था उस वक्त की लाइट है, और ये डिफॉर्म होते होते स्ट्रेच होते होते माइक्रोवेव रीजन में पहुंच गई है। तो आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, CMBR क्या होती है जी? कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। शायद 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, कभी देखा नहीं है, दूसरे बोर्डों में ये टॉपिक था ना, मैंने उनके क्वेश्चन देखे हैं। और ये क्या प्रूव करती है? तो बताती है ये बिग बैंग है। तो हुआ क्या है, जो लाइट थी वो रेड शिफ्ट होते होते माइक्रोवेव रीजन में आ गई। 3 चीजें पता होनी चाहिए, तो बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है मेरा बेटा, तो हमने पढ़ लिया बेटा स्टूडेंट। इसके क्वेश्चन कुछ हुए तो मैं मुझे मिलेंगे दूसरे बोर्ड्स के, तो मैं करा के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो काफ़ी है बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।